पे जोर नहीं कोई, नींद हजारों में खोई, आकर दिल की बातों में, लंबी लंबी रातों में, प्रेमी जागते रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। जी नमस्कार दोस्तों, कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर गाना भी सुना दिया करो, तो आज मैंने सुना दिया, सबकी फरमाइश पूरी कर दी। तो चलिए, हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत में नदी तंत्र की। तो गोदावरी नदी तक हमने बात करी थी, आज हम चर्चा करेंगे कृष्णा नदी के बारे में। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले आप अपना कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ चीजों को शेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कृष्णा नदी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इन सबको आज हम साझा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कृष्णा नदी की लंबाई को लेकर के, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो बताई जाती है वो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसके बाद प्रश्न बन जाता है क्या कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की यदि हम बात करें तो गोदावरी, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की जो बड़ी नदी है उसका नाम है कृष्णा नदी। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी यानी दूसरे नंबर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद और क्या प्रश्न बनते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तथा भारत की नदी की यदि हम बात करें तो भारत की तीसरी बड़ी नदी है। अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत की तो दूसरी बड़ी, और केवल भारत की तो तीसरी। जैसे हम बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे सबसे बड़ी नदी के बारे में, तो सबसे बड़ी नदी आ जाती है गंगा। गंगा नदी जो आ जाती है आपकी वो पहले स्थान पर, और यदि हम बात करें दूसरे स्थान पर तो दूसरे स्थान पर आ जाती है गोदावरी, दूसरे स्थान पर गोदावरी। और गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और तीसरी नदी की यदि हम बात करें तो वह कौन सी है, कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, 1400 किलोमीटर। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ से नदियों का क्रम। उसके बाद क्या प्रश्न बनता है यहाँ से, कृष्णा नदी की उत्पत्ति को लेकर के प्रश्न बनता है कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी जो निकलती है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति कहते हैं या इसी को बोलते हैं हम उद्गम स्थल। तो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी, और ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और महाराष्ट्र से कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद सीधी आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद बंगाल की खाड़ी में। यानी महाराष्ट्र से कर्नाटक, और कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोलता हूँ क्या कि महाराष्ट्र में बहती है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में, कर्नाटक से सीधी चली जाती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो देखिए मैं यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये, प्यार पे जोर नहीं कोई, नींद हजारों में खोई, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो एक सहायक नदी आती है इसकी इधर से भीमा, ठीक है। तो भीमा सहायक नदी किसकी नदी है, कृष्णा नदी की। ये वाली जो नदी बनाई है मैंने, कौन सी बनाई है, कृष्णा नदी, कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा नदी, और उसके बाद एक नदी आ जाती है यहाँ से मूसी नदी, मूसी नदी। फिर इसके बाद और सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी को बोलते हैं कोयना, कोयना नदी। फिर यहाँ पर एक और इसकी सहायक नदी आ जाती है जिसको बोलते हैं तुंगभद्रा नदी, ठीक है। यहाँ पर नदी जो है इसको बोलते हैं तुंगभद्रा, ठीक है, तुंग
तुंगभद्रा नदी। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में और किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। यदि हम बात करें तो कृष्णा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं श्री सेलम बांध और यह आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर एक बांध बना है जिसको बोलते हैं क्या, श्री सेलम बांध। और श्री सेलम बांध ये कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, श्री सेलम बांध आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कृष्णा नदी पर ही एक बांध और बना हुआ है जिसको बोलते हैं अलमाटी बांध। ठीक है, यहाँ पर एक बांध है जिसको बोलते हैं क्या, अलमाटी, अलमाटी बांध। और अलमाटी बांध जो है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर एक बांध और पड़ता है जिसको बोलते हैं कोयना बांध। ठीक है, यहाँ पर कोयना बांध। ठीक है, कोयना बांध किस नदी पर पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर, जबकि एक सहायक नदी भी है इसकी जिसको बोलते हैं हम कोयना नदी। ठीक है, और भी सहायक नदियां मिलती है इसकी, अन्य सहायक नदियां। तो अन्य सहायक नदियां जैसे एक नदी का नाम आता है मालप्रभा, घाटप्रभा। ठीक है, मालप्रभा या घाटप्रभा। ठीक है, ये भी इसकी सहायक नदी मिलती है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ से तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है नागार्जुन सागर बांध को लेकर के। और नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है, ये भी इसी पर है, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। और यदि हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है। और किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नागार्जुन सागर बांध किसकी सीमा पर है ये, यदि हम बात करें सीमा की तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की सीमा पर। और यह भारत का सबसे बड़ा, इधर लिख देता हूँ, बड़ा क्या है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो हम लिख लेते हैं बांध के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से बांध यहाँ पर पड़ते हैं कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो पहला बांध आया था आपका अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। और अलमाटी बांध की यदि हम बात करें तो ये भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। और दूसरे बांध की यदि हम बात करें तो नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। और नागार्जुन सागर बांध जो है ये भारत के किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। फिर है श्री सेलम बांध, श्री सेलम बांध। और ये भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश राज्य में है श्री सेलम बांध। ठीक है, और यदि हम बात करें तो प्रश्न था एक कोयना बांध को लेकर के, कोयना बांध। और कोयना बांध किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्या जो अलमाटी बांध है, इस अलमाटी बांध का नाम बदल दिया है और अब नाम बदल कर रख दिया इसका लाल बहादुर शास्त्री बांध। ठीक है, यानी अलमाटी बांध का नया नाम और नया नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध। किस बांध का नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध, अलमाटी बांध का। और यदि हम बात करें तो एक प्रश्न आता है हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी के किनारे शहर स्थित है हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद किस नदी पर है, नदी की यदि हम बात करें तो मूसी नदी के किनारे या मूसी नदी के तट पर बसा है हैदराबाद। और हैदराबाद को कहा जाता है पर्ल सिटी, यानी इसे पर्ल
पर्ल सिटी कहा जाता है, यानी हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। फिर प्रश्न यदि हम करें तो एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है, तो श्री सेलम बांध। श्री सेलम बांध भारत की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है, ठीक है। यानी भारत की दूसरी बड़ी विद्युत परियोजना तो वह है श्री सेलम बांध। तो श्री सेलम बांध भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी, कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी से संबंधित प्रश्न, कावेरी नदी। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो कावेरी नदी को लेकर यही बनता है क्या, कि उपयोगिता एवं पवित्रता के आधार पर इसे भारत की दक्षिणी गंगा कहा जाता है, यानी दक्षिणी गंगा, ठीक है। प्रश्न आएगा कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है, या दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। फिर प्रश्न बनता है क्या कि कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां वहां से निकलती हैं, यानी उद्गम स्थल की यदि हम बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से यह निकलती है और ये कहाँ पर पड़ती हैं, कर्नाटक में पड़ती हैं और पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में। तो प्रश्न बनता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट में भी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक में, ठीक है। फिर प्रश्न बनता है कावेरी नदी को लेकर के कि कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कहलाई जाती है, ठीक है। सदाबहार का मतलब क्या है कि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैंने बताया था कि इनको जल जो है वर्षा से प्राप्त होता है, लेकिन कावेरी नदी को दोनों मानसूनों से जल प्राप्त होता है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून से और एक लौटता मानसून से, ठीक है। तो इसलिए यह प्रायद्वीपीय नदियों में सदाबहार या सदानीरा नदी है। तो लिखेंगे यहाँ पर यह सदानीरा नदी है। कारण क्या है, कारण है दोनों मानसूनों से वर्षा जल प्राप्त करती है, यानी वर्षा का जल प्राप्त करती है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि कावेरी नदी जब कर्नाटक में बहती है तो दो मुख्य द्वीपों का निर्माण करती है, एक को बोला जाता है श्रीरंगपट्टनम द्वीप और दूसरों को बोला जाता है श्रीरंगापट्टी द्वीप। यानी कर्नाटक में यह दो द्वीपों का निर्माण करती है। नंबर एक आ जाता है श्रीरंगपट्टनम द्वीप और नंबर दो आ जाता है श्रीरंगापट्टी द्वीप, ठीक है। फिर प्रश्न बन जाता है कावेरी नदी को लेकर के कि कावेरी नदी दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर से आता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी से लौटता मानसून, यानी उत्तर पूर्वी मानसून। फिर आगे यदि हम बात करें तो इस नदी से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि इस नदी पर कर्नाटक राज्य में एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं शिव समुद्रम बांध। यानी कर्नाटक में एक बांध है शिव समुद्रम बांध। और फिर एक और बांध आ जाता है जिसको अक्सर पूछ लिया जाता है, तमिलनाडु में है मैंटूर बांध, यानी तमिलनाडु में है मैंटूर बांध। तो मैंटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, कहां पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। फिर प्रश्न बन जाता है कि भारत की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो देखिए स्वतंत्र भारत की नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। और अगर हम बात करें भारत की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना तो शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना भारत की प्राचीनतम परियोजना है। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, यह है भारत की प्राचीनतम
प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। फिर आगे यदि हम बात करें तो प्रश्न बन जाता है कावेरी नदी के विस्तार को लेकर के। तो मुख्य रूप से 3 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, यानी विस्तार केरल, और केरल में है कितना 3%। फिर कर्नाटक है, और कर्नाटक की यदि हम बात करें तो कर्नाटक में इसका जो विस्तार मिलता है वो मिलता है 41%, यानी 41% विस्तार मिलता है। और तीसरा आया था तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसका विस्तार जो मिलता है वो मिलता है 56%। 56% इसका विस्तार मिलता है। तो मुख्य रूप से इसका जो विस्तार मिलता है भारत के 3 राज्यों में मिलता है। और यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो क्योंकि इसको पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए देवियों के आधार पर, देवियों के नाम के आधार पर इस नदी की सहायक नदियों के नाम मिलते हैं। जैसे हम बात करें सहायक नदियां, तो सहायक नदियां कौन कौन सी है, जैसे आ जाता है क्या, हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती, हेमवती, स्वर्णवती, अमरावती। एक और नदी आ जाती है जिसको बोलते हैं हम अर्कावती, कवानी, भवानी, अर्कावती, कवानी या भवानी नदी। एक और नदी आ जाती है जिसको बोलते हैं लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्था। तो ये प्रमुख रूप से कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न कर लेगा कि कावेरी की सहायक नदियों के बारे में बताइए। तो कावेरी की जो सहायक नदी है उनका नाम देवी देवताओं के नाम पर, यानी देवियों के नाम पर आधारित है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करते हैं पेन्नार या पलार नदी की। तो यदि हम बात करें पेन्नार या पलार नदी की, तो एक तो प्रश्न ये बनता है कि इस नदी का अन्य नाम मिलता है, और अन्य नाम की यदि हम बात करें तो पिनाकिनी नदी इसका अन्य नाम मिलता है। ठीक है, यानी अन्य नाम, तो पिनाकिनी, तो पिनाकिनी नदी जो है अन्य नाम किस नदी का मिलता है, पेन्नार या पलार नदी का। यदि हम बात करें कि ये निकलती कहाँ से है, तो इसका उद्गम स्थल, उद्गम स्थल की यदि हम बात करें तो कर्नाटक में एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं नंदीगढ़ की पहाड़ी। तो नंदीगढ़ की पहाड़ी कर्नाटक में यह निकलती है। तो नंदीगढ़ की पहाड़ी, और ये कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है। इसके बाद प्रश्न बनता है कि पेन्नार या पलार नदी का विस्तार भारत के मुख्य रूप से 2 राज्यों में मिलता है, कर्नाटक और एक मिलता है आंध्र प्रदेश। यानी विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में इस नदी का विस्तार मिलता है। यदि हम बात करें इस नदी की लंबाई की, तो इसकी लंबाई मिलती है 571 किलोमीटर। 571 किलोमीटर लंबाई किसकी मिलती है, पेन्नार या पलार नदी की। पे प्रश्न मिलता है कि पेन्नार या पलार नदी की सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो 2 मुख्य सहायक नदी मिलती है। एक का नाम मिलता है चित्रावती और दूसरी का पापाग्नि। यानी सहायक नदी एक है आपकी चित्रावती और दूसरा है पापाग्नि। ये इसकी सहायक नदी है। अगली नदी की यदि हम बात करें तो एक नदी मिलती है आपकी वेंगई नदी। वेंगई नदी की यदि हम बात करें तो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये कहाँ से निकलती है, तो बारसानुद पहाड़ियों से या बारसानंद की पहाड़ियों से या बरसाई नुडू की पहाड़ी से ये निकलती है, और ये पहाड़ी पड़ती है पश्चिमी घाट में। तो उद्गम की यदि हम बात करें तो बारसोनड पहाड़ी, और बारसानड पहाड़ी ये कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है। आगे प्रश्न यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से इसका जो विस्तार मिलता है वह विस्तार मिलता है भारत के तमिलनाडु राज्य में। और वेंगई नदी से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इस नदी के किनारे एक शहर स्थित है तमिलनाडु का जिसे बोलते हैं मदुरै, और मदुरै प्रसिद्ध है किसके लिए, मीनाक्षी देवी मंदिर के लिए। ठीक है, तो शहर कौन सा है, मदुरै। और मदुरै प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध किसके लिए है,
यह प्रसिद्ध है मीनाक्षी देवी का मंदिर के लिए। मीनाक्षी देवी का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? मदुरै। और मदुरै किसके किनारे बसा है? ये बसा है बेंगोई नदी के। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई मिलती है 258 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई 258 किलोमीटर इस नदी की लंबाई मिलती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ये जो बेंगई नदी है ये जाकर विलय यानी डेल्टा तो बनाती है, लेकिन ये जाकर के मिल जाती है किसमें? पाक जल संधि में या पाक जलडमरू मध्य में जाकर यह विलय हो जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम विलय। विलय का मतलब मिल जाना, यानी पाक जल संधि में। ठीक है, पाक जल संधि में जाकर ये विलय हो जाती है। आगे हम बात करते हैं किसकी? ताम्रपर्णी नदी की। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं हम आगे। ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यह नदी भी, यह भी 12 मासी है। 12 मासी है। 12 मासी का मतलब है वर्ष भर बहती है, यानी वर्ष के 12 महीने बहती है, इसलिए इसे 12 मासी नदी कहा जाता है। और यदि हम बात करें कि ये निकलती कहाँ से, तो अगस्त्यमलय की पहाड़ी जो पश्चिमी घाट में पड़ती है वहां से यह निकलती है, यानी उद्गम अगस्त्यमलय अगस्त्यमलय पहाड़ी से, मलय पहाड़ी, अगस्त्यमलय पहाड़ी। और ये कहाँ पर पड़ती है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं अगस्त्यमलय पहाड़ी, वहां से यह निकलती है। और यदि हम बात करें इसके विस्तार की, तो इसका जो विस्तार मिलता है वह तमिलनाडु राज्य में इस नदी का हमें विस्तार देखने के लिए मिलता है। आगे प्रश्न करते हैं क्या कि जो ताम्रपर्णी नदी है इसका प्राचीन नाम मिलता है, और वह प्राचीन नाम है पोरुनाई। प्राचीन नाम क्या है इसका? पोरुनाई। पोरुनाई नदी प्राचीन नाम है ताम्रपर्णी का। इसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई है 128 किलोमीटर। इस नदी की लंबाई मिलती है। और इस नदी से महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि इस नदी पर एक परियोजना जिसको बोलते हैं पापनासम परियोजना, यानी परियोजना का नाम है पापनासम परियोजना। तो आपसे प्रश्न कर लेगा कि पापनासम परियोजना किस नदी पर बनी है? पापनासम परियोजना जो है वो ताम्रपर्णी नदी पर बनी है। और प्रश्न बनता है कि यह कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो ये मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है। यह मन्नार की खाड़ी में क्या होता है? गिरती है। और मन्नार की खाड़ी हिस्सा है किसका? बंगाल की खाड़ी का। यदि हम बात करें इस नदी की, तो इस नदी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगली नदी की हम बात करते हैं, तो अगली नदी है स्वर्णरेखा नदी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम अगली नदी की ओर। और अगली नदी है हमारी स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में कुछ बातें तो हम जान चुके हैं, लेकिन और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी, तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि ये निकलती कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वो रानी चुका, यानी रांची के पठार का एक भाग है जिसका नाम है रानी चुका, वहां से निकलती है। ठीक है, तो उद्गम स्थल, उद्गम यानी रानी चुआ। और ये भाग है किसका? ये भाग है रांची का पठार का। रांची के पठार का एक भाग है जिसको बोलते हैं रानी चुआ। रानी चुआ नामक स्थान से यह निकलती है। और ये पड़ता कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में रानी चुआ नामक स्थान से यह नदी निकलती है। और इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो भारत के 3 राज्यों में इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है, जिनमें से पहला नाम आता है यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, यानी विस्तार इसका झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यानी 3 राज्यों में इसका विस्तार मिलता है स्वर्णरेखा नदी का। और यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई को लेकर के प्रश्न आ जाता है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में यह क्या होता है? गिरती है।
इसके बाद एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। ब्राह्मणी नदी, तो देखिए ब्राह्मणी नदी के बारे में यदि हम बात करें तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है नदी जिसको बोलते हैं ब्राह्मणी नदी, ठीक है। या फिर प्रश्न आ जाएगा छोटा नागपुर पठार में एक स्थान है जिसको बोलते हैं दुधवा पहाड़ी, यानी दुधवा पहाड़ियों से झारखंड में यह नदी निकलती है, यानी दुधवा दुधवा पहाड़ी, और ये कहाँ पर पड़ती हैं, झारखंड में। झारखंड में दुधवा पहाड़ी से निकलती हैं और दुधवा पहाड़ी हिस्सा है किसका, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा है। फिर प्रश्न क्या बन जाता है यहाँ से कि ये भी जो है झारखंड में बहती है, झारखंड के बाद उड़ीसा में, और उड़ीसा के बाद सीधी बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। और इस नदी के किनारे एक शहर, एक स्थान है जिसको बोलते हैं क्योंझर, और क्योंझर खान जो है वो मैंगनीज की खान है, भारत में मैंगनीज की खान है क्योंझर, जो उड़ीसा राज्य में पड़ती है, यानी क्योंझर क्योंझर खान, और ये है उड़ीसा में, और ये है मैंगनीज की खान, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा बंगाल की खाड़ीय नदी तंत्र। कल हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।